अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे ऑटोप्सी। ऑटो मीन सेल्फ, ऑप्सी मीन व्यू। ये क्या होता है? ये डॉक्टर और डेड बॉडी के दरमियान में डायलॉग होता है। ऑटोप्सी में हम डाइसेक्शनल स्टडी करते हैं डेड बॉडी की, जिसमें जो डॉक्टर है वो डेड बॉडी को एग्जामिन करता है, वो उसके मरने की वजह जानने की कोशिश करता है, वो सारे सर्कमस्टांसेस को इस्टेब्लिश करता है कि इसकी डेथ कैसे हुई। जो डेड बॉडी है वो कुछ नहीं बताती सवाए सच के। अब ये ना डायलॉग है डॉक्टर और डेड बॉडी के दरमियान। जो डॉक्टर है वो डेड बॉडी से पूछता है आप कौन हो, आइडेंटिफाई करता है आपकी कॉज ऑफ डेथ क्या थी, क्या आपको इंजरी हुई, डिजीज़ थी या इंटॉक्सिकेशन की वजह से आपकी डेथ हुई, आपका मोड ऑफ डेथ क्या था, क्या आपका गला दबा के मारने की कोशिश की गई, एस्फेक्सिया, क्या आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो था वो स्टॉप हो गया, कोमा, या आपकी सर्कुलेशन जो थी वो स्टॉप हो गई, सिनकप, ठीक है, कि पहला कौन सा ऑर्गन था जो स्टॉप हो गया, आपका मैनर ऑफ डेथ क्या था, नेचुरल डेथ हुई या अननेचुरल डेथ थी। जो नेचुरल डेथ होती है डिजीज़ की वजह से होती है, अननेचुरल डेथ जो अदर देन डिजीज़ हैं, क्या किसी ने आपको कत्ल किया, होमिसाइड, या आपने खुद सुसाइड किया, या फिर एक्सीडेंट में आपकी जो मौत है वो वाक़या हो, आपको कितना टाइम हो गया है मरे हुए, क्या किसी ने आपको जहर दे के मारने की कोशिश की। जो डॉक्टर है वो ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करता है, वो सारे सर्कमस्टांसेस को इस्टेब्लिश करता है ताकि वो उसकी कॉज ऑफ डेथ जो है वो जान सके। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हुए, इससे आपको कॉज ऑफ डेथ, मोड ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ और टाइम सिंस डेथ पता चल रहा है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑटोप्सी के? ऑटोप्सी से आप कॉज ऑफ डेथ, मोड ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ पता करते हो। आप पता करते हो कि इसको मरे हुए कितना टाइम हो गया। ऑटोप्सी में क्योंकि आप उसकी एग्जामिनेशन कर रहे हो ना, तो सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करोगे, उसकी इंजरीज़ को डॉक्यूमेंट करोगे, और जो रेलेवेंट ऑर्गन्स होंगे ना, टिश्यूज़ होंगे, आप उसको रिटेन करोगे एज एविडेंस। टाइप्स ऑफ ऑटोप्सीज, फोरेंसिक ऑटोप्सी होती है, मेडिकल ऑटोप्सी होती है। जो फोरेंसिक ऑटोप्सी होती है उसको मेडिको लीगल और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी कहते हैं। जो हमें लावारिस लाश मिलती है ना, हम उस पर ये ऑटोप्सी जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसमें क्योंकि वह लावारिस लाश है तो कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती है, और ये कंडक्ट होती है अंडर लीगल अथॉरिटीज़, और सारी जो ऑटोप्सी का प्रोसीजर है ना वो सारा का सारा परफॉर्म किया जाता है। जो इसका एम है, जो ऑब्जेक्टिव्स थे ना वही इसके एम है। जो सीआईडी है उसमें उन्हें लावारिस लाश मिलती है, तो डॉक्टर सालूके क्या करता है, उस पर मेडिकल लीगल ऑटोप्सी जो है वो परफॉर्म करता है। मेडिकल ऑटोप्सी, इसे एकेडमिक, हॉस्पिटल, क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी भी कहते हैं। इसमें रिलेटिव का कंसेंट लेना ज़रूरी होता है, और ये अंडर लीगल अथॉरिटीज़ नहीं होती है। अगर रिलेटिव कहते हैं कि कंप्लीट ऑटोप्सी परफॉर्म कर लो, हम तभी कर सकते हैं। ये क्यों करते हैं? ताकि जो है क्लिनिकल डायग्नोज कर सके कि उसके मरने की वजह क्या थी। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, इसमें ना हम एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करते हैं बॉडी सरफेस की। हम बॉडी कैविटीज़ को ओपन नहीं करते हैं, यानी हम क्रेनियम, थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को ओपन नहीं करेंगे। हम उसको सिर्फ एक्सटर्नल एग्जामिन करेंगे और हम बता देंगे इसकी कॉज ऑफ डेथ ये थी, ठीक है। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी क्या होती है? इससे हम ना जानने की कोशिश करते हैं कि उस बंदे ने सुसाइड क्यों किया, उसका मरने के वक्त मेंटल स्टेटस क्या था। हम जो डेटा है ना वो कलेक्ट करते हैं उसकी फैमिली, टीचर्स और फ्रेंड्स से, उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं, करैक्टर जानते हैं, हैबिट जानते हैं, और उसका दूसरे लोगों के साथ कैसा रिलेशन था वो सब जानने की कोशिश करते हैं कि उस बंदे ने सुसाइड क्यों किया। एसेंशियल्स ऑफ ऑटोप्सी, इसको आपने पर्सनली परफॉर्म करना है। इसको ऑथराइज्ड डॉक्टर्स जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, अनऑथराइज्ड डॉक्टर परफॉर्म नहीं कर सकते। जब आप ऑटोप्सी परफॉर्म करोगे ना, आपने कंप्लीट ऑटोप्सी परफॉर्म करनी है। ऑटोप्सी के बाद जो फाइंडिंग्स होंगी आपने उनको रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेना है, उनकी फ़ोटोग्राफिक रिकॉर्ड को भी प्रिजर्व कर लेना है। आपने ना बाइस हुए बगैर एक प्रोफेशनल रिपोर्ट बनानी है। ये नहीं कि जिस बंदे ने कत्ल किया है वो आपका दुश्मन था, जानबूझ के गलत रिपोर्ट बनाओ ताकि उसको फांसी पे चढ़ा दो, ठीक है। अपने ऑटोप्सी को जितना जल्दी हो सके परफॉर्म करना है। अगर ऑटोप्सी डिले हो जाती है तो आपने एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करना है, और उसके बाद जो भी फाइंडिंग्स होंगी उनको रिकॉर्ड कर लेना है। ये स्टोर करने से पहले करना है, और जब आपने स्टोर भी करना है ना, क्योंकि आप टेम्प्रेरी स्टोर कर रहे हो, बाद में आपने ऑटोप्सी परफॉर्म करनी है तो +4 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करोगे, ताकि जो इसकी हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग है ना वो अल्टर ना हो जाए। ऑटोप्सी सूट्स क्या होते हैं? ये ना बिल्डिंग है जिसको टेक्निकली डिज़ाइन किया होता है, ठीक है। इसमें ना हर तरह के इक्विपमेंट होते हैं, एडिक्वेट नंबर ऑफ ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ होता है जो कि फोरेंसिक ऑटोप्सी जो है वो कंडक्ट करता है। स्टैंडर्ड ऑटोप्सी सूट है, इसमें देखो हर तरह के रूम्स हैं,
इक्विपमेंट्स भी सारे मौजूद हैं ताकि आसानी से फोरेंसिक ऑटोप्सी जो है वो परफॉर्म कर सके। ऑटोप्सी रूम को कैसा होना चाहिए, इसको हर वक्त तैयार होना चाहिए, थॉरली क्लीन होना चाहिए। हमने सिर्फ फ्लोर को तो साफ़ नहीं करना, हमने उसकी सीलिंग को भी साफ़ करना है, तो इसीलिए वाटर को सीलिंग से डाउनवर्ड डालना चाहिए। स्टेरलाइज़ करने के लिए हम अल्ट्रा वायलेट लाइट्स को ऑन करते हैं। उस वक्त किसी भी इंसान को उस रूम में जाने की इजाज़त नहीं होती है। फिर अगले दिन बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं वॉल्स का, फ्लोर का, ये देखने के लिए कि अब ये स्टेरलाइज हो गया है। वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए कि जो एयर होती है ना उसको सीलिंग से एंटर होना चाहिए और लीव करना चाहिए थ्रू वेंट्स। वेंट्स कहाँ होते हैं, ये फिक्स होते हैं वॉल में नियर द फ्लोर, और जो वेंट्स होते हैं ना उनको वाटर प्रूफ कवर किया होता है हमने, और जितने भी इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स होते हैं ना उनको भी हमने कवर किया होता है ताकि कोई भी इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड्स ना हो। वेल वेंटिलेशन क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है ताकि जो मुर्दे की स्मेल है ना वो रिड्यूस हो सके और ना जो इन्फेक्शन है वो इन्हेलेशन के थ्रू ट्रांसमिट ना हो, इसीलिए वेल वेंटिलेशन ज़रूरी है। इसको प्रॉपरली इल्यूमिनेटेड होना चाहिए। प्रेफर ये किया जाता है जो नेचुरल सनलाइट हो जो नॉर्थ से आ रही हो, मगर अगर ऐसा नहीं है तो हम डे लाइट लैम्प भी यूज़ कर सकते हैं। जब लाश लाई जाती है ना एम्बुलेंस में तो हमने क्या करना होता है, स्टेनलेस स्टील स्ट्रेचर होता है जो कि लेड माउंटेड ट्रॉली होता है, हम इसमें लेके आएंगे ताकि हम इसको स्टोर कर सके रेफ्रिजरेटर में। अब अगर कोई इन्फेक्टेड डेड बॉडी है ना तो हम उसको पहले प्लेस करेंगे एयर प्रूफ प्लास्टिक बैग में जिसकी नायलॉन ज़िपर होती है, ठीक है, और उसके बाद हम उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करेंगे। हमने जब रेफ्रिजरेटर में डालना है ना लाश को तो हम हाइड्रोलिक लिफ्ट ट्रॉली को यूज़ करेंगे, ठीक है। जो रेफ्रिजरेटर होते हैं ये 2 यूनिट बॉडीज़ भी हो सकते हैं या 4-6 यूनिट बॉडीज़ भी हो सकते हैं। ये जो है ये इन्फेक्टेड डेड बॉडी है ना तो हम इसके साथ रेड कलर का वार्निंग टिकट भी लगाएंगे। हमारे पास ना अभी टाइम नहीं है कि हम ऑटोप्सी कर सकें तो हमने थोड़ी देर बाद ऑटोप्सी करनी होती है। तो प्री ऑटोप्सी टेम्परेचर हम कितना रखते हैं, हम +4 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। हम क्यों इतना रखते हैं, ताकि वो हमारी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन को ख़राब ना कर सके, हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उनको फ्रीज़ ना करे। और ऑटोप्सी के बाद पोस्ट ऑटोप्सी टेम्परेचर कितना रखते हैं, हम -20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ज़्यादा कम रखते हैं क्योंकि हमने उसको फ्रीज़ करके स्टोर करना होता है। ये इंपॉर्टेंट MCQ है। तो प्री ऑटोप्सी टेम्परेचर है उसको +4 डिग्री सेल्सियस रखते हैं और पोस्ट ऑटोप्सी -20 डिग्री सेल्सियस। और जो मॉर्चरी रेफ्रिजरेटर है ना हम इस पर हैंग करते हैं नेम स्लिप्स को ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। ऑटोप्सी टेबल, इसमें क्या है, इसमें ना हमारे पास प्लेंटी ऑफ रनिंग वाटर होना चाहिए, ठीक है, जो ड्रेन हो रहा हो वॉशिंग सिंक में। ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो हम ऑटोप्सी में यूज़ करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना उनको शार्प होना चाहिए क्योंकि उन्होंने कट करना है। हमने ये देखना होता है कि जो जॉइंट वाले हैं ना वो लूज़ ना हो, और हमने ये चेक करना होता है कि कोई इसमें से ख़राब तो नहीं है, ठीक है। अगर कोई ख़राब है तो उसको फ़ौरन ही अलग कर दो। ये ना इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम ऑटोप्सी में यूज़ करते हैं। ये क्या है, ये एंट्रोटॉम है। एंट्रो मतलब एंट्रोसाइट्स। एंट्रोसाइट्स कहाँ होते हैं, इंटेस्टाइन में, यानी इससे हम ओपन करते हैं इंटेस्टाइन को। ये नाइफ़ की तरह है ना, ये ब्रेन नाइफ़ है। इससे हम क्या करते हैं, हम स्लाइस करते हैं ब्रेन के टिश्यूज़ को। ये टूथ हेड फोर्सेप्स है, इससे हम होल्ड और अपलिफ्ट करवाते हैं टिश्यूज़ को। ये अपलिफ्टिंग के लिए और होल्ड करने के लिए होता है ना। ये बोन कटर है, ठीक है, क्योंकि बोन्स बहुत ज़्यादा हार्ड होती है ना तो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा जिससे उसको कट कर सके। ये बोन सो है, हमारी जो स्कल बोन होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है ना तो इसे हम उसको स्पेशली कट करते हैं, ठीक है। ये क्या है, रिब कटर है, इससे हम जो रिब्स होती हैं उसको कट करते हैं ताकि थोरेसिक कैविटी को ओपन कर सकें। ये स्कैल्पल है। अब देखो हमने किसी भी चीज़ की प्रिसाइज इंसिजन करनी होगी तो हमें कोई ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा ना जो बहुत ज़्यादा शार्प हो, इससे हम टिश्यूज़ की प्रिसाइज इंसिजन करते हैं। ये क्या है, डाइसेक्टिंग सीज़र है, सीज़र की तरह है ना तो इसे हम डाइसेक्टिंग सीज़र कहते हैं। ये क्या है, हैमर विद हुक है, और ये जो है ये नीडल्स हैं। ऑटोप्सी के बाद हम इनके थ्रू जो है ना इंसिजन्स को स्टिच करते हैं। इसी रूम में जाने से पहले जो प्रोटेक्टिव ड्रेस सूट पहनते हैं उसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग गाउन होता है, प्लास्टिक एप्रन होता है और रबर बूट्स होते हैं जो कि वाटर और एयर प्रूफ मटेरियल से बनते हैं। ऑटोप्सी रूम के हैज़र्ड्स क्या हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको इंजरी हो सकती है और आपको बचने की ज़रूरत होती है।
मैकेनिकल इंजरी हो सकती है, बायोलॉजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल या रेडिएशन इंजरी हो सकती है। इंजरी में क्या है, जो लाश थी वो बहुत ज़्यादा भारी थी, आप उसको लिफ्ट कर रहे थे तो आपके बैक मसल में स्प्रेन आ गया और जो फ्लोर था वो बहुत ज़्यादा वेट था, स्लिपरी था, आप फिसल गए और आपकी हड्डियाँ टूट गई। लिम्स जो थे वो फ्रैक्चर हो गए। क्योंकि आप ऑटोप्सी परफॉर्म कर रहे हो तो आपको नीडल प्रिक हो सकती है, कट लग सकता है, बर्न हो सकता है। ये सारे क्या हैं, मैकेनिकल इंजरीज हैं। बायोलॉजिकल में आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्यों हो सकते हैं, क्योंकि जो डेड बॉडी है ना वो सेप्टिसेमिक है, उसकी जो ब्लड है उसमें पॉइजन है, इस वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर पाइमिक है, उसके बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हुआ है ब्लड में तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। उसका जो भी फ्लूइड होता है ना उसके कांटेक्ट में आने से आपको जो है इन्फेक्शन हो जाता है। कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं, टाइफाइड हो सकता है, पैराटाइफाइड हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी और एंथ्रेक्स हो सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन में कौन से हो सकते हैं, हाइपेटाइटिस, एड्स और फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। केमिकल में क्या है, जो एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट आप यूज़ करते हो इंस्ट्रूमेंट को स्टेरलाइज करने के लिए, टेबल को स्टेरलाइज करने के लिए, जैसे आयोडीन, फिनोल फ्लोराइड, डेटोल, ये सारे डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज़ करते हो ना। जब आप ये यूज़ करोगे इनकी ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से आपकी स्किन डैमेज भी हो सकती है। इलेक्ट्रिकल में क्या है, जो इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स होते हैं ना, अगर आपने उनको सही से कवर नहीं किया हुआ तो वेट फ्लोर होगा तो आपको करंट लग सकता है, इलेक्ट्रिकल बर्न हो सकते हैं। रेडिएशंस, कौन सी रेडिएशंस हो सकती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो सकती हैं, थेरेपेटिक, रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स की आयनाइजिंग रेडिएशन हो सकती हैं। ये आप यूज़ करते हो रूम को स्टेरलाइज करने के लिए। अगर आप उस दौरान रूम में एंटर होते हो ना तो रेडिएशन की वजह से आपको डैमेज हो सकता है, आपका जो डीएनए है वो अल्टर हो सकता है।